फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम रुख करते हैं आज की खास चर्चा की तरफ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को हासिल हुआ है बहुमत। तो महाराष्ट्र में नई शिंदे सरकार ने हासिल कर लिया है बहुमत। एक पखवाड़े से महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक महासंग्राम के बाद एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुमत किया हासिल। बहुमत परीक्षण में एकनाथ शिंदे हुए पास, पक्ष में 164 लेकिन विपक्ष में सिर्फ 99 वोट। अन्य राजनीतिक दलों के कई विधायकों ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। कल हुए स्पीकर के चुनाव में भी बीजेपी के राहुल नार्वेकर को मिला था बहुमत और वो चुने गए थे स्पीकर। नार्वेकर के पक्ष में 164 और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी के पक्ष में सिर्फ 107 वोट पड़े थे। एकनाथ शिंदे गुट का दावा सच साबित हुआ है, बहुमत का दावा जो उनका था। विधानसभा में अपने सभी विधायकों के साथ बहुमत का आंकड़ा पूरा करके दिखाया एकनाथ शिंदे गुट ने। उधर एनसीपी के नेता शरद पवार का दावा है कि शिंदे सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री नहीं बनने से गठबंधन स्थिर नहीं होगा। शिवसेना के दूसरे ग्रुप ने आज इस बीच एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। महाविकास आघाड़ी में टूट के खतरे को देखते हुए उस गठबंधन ने अपनी एकता दिखाने की भी कोशिश की है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक है, इसको लेकर चलते हैं अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा के पास, जो मुंबई में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र की नई सरकार में, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद रुख करेंगे अपनी संवाददाता का। या सभागृहाने शिवसेना भाजपा युतीचे आमचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्यावर प्रचंड मोठा विश्वास व्यक्त केला, म्हणून मी माननीय एकनाथरावजी शिंदे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। तो देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस जीत पर, और कुछ लोग जिस तरह की बात कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन आज तो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही है। जुड़ रहे हैं हम अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा के साथ। श्यामा, पहला सवाल यही कि संजय राउत ने भी कहा है कि क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं है तो स्थिरता नहीं होगी। कई बार चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस की कुछ नाराजगी हो सकती है, चेहरे पर उतनी खुशी नहीं है, लेकिन अभी तो खुशी झलक रही थी जीत हासिल करने के बाद। श्यामा जी देखिए, हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके से 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया, जहां पे 2 अहम बातों को एक तरीके से संपन्न किया गया। एक तो स्पीकर इलेक्ट करने का और दूसरा आज बहुमत प्रूव करने का। बहुमत जब प्रूव हो गया उसके बाद हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए काफी कुछ कहा, काफी उनकी सराहना की और सारी बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से ये सरकार टिकने के लिए उनके पास जितने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सब इस सरकार में है, सब इस गठबंधन में है। उन्होंने ये बताया कि एकनाथ शिंदे है जो वो बहुत अच्छी तरीके से जो गठबंधन है उनमें ये क्वालिटी है। साथ ही कई लंबे समय से वो एक तरीके से संघर्ष करते रहे हैं, शिव सैनिक हैं, वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और साथ ही डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए भी वो प्रो हैं। तो वही बीजेपी भी डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए प्रो है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मोटो से इस नए गवर्नमेंट को, नए सरकार को, महाराष्ट्र के सरकार को स्थापित किया गया और साथ ही आज उसे बहुमत भी मिली। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि जो एमवीए पक्ष की बात कर रहे हैं, जो पहला सरकार था यहाँ पे महाराष्ट्र में, वो कहीं अलग थलग होता हुआ पड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आप 164 को 99 से कंपेयर करिए तो काफी कम नंबर है ये। 164 को आप अगर 287 से भी अगर आप करें तो 124, 125 हो रहा है, लेकिन 99 अगर महज मिलता है तो आप समझिए कि ये नंबर कितना कम है। साथ ही इसमें ये भी एक गैर जिम्मेदार इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ
पे ये भी देखा गया कि कई सारे जो सीनियर लीडर्स थे, सीनियर विधायक थे, वो समय पे पहुंचे ही नहीं और दरवाजा बंद हो गया जब हेड काउंटिंग शुरू हुआ। तो उसकी वजह से काफी सारे जो एमवीए की तरफ से जो लीडर्स थे या विधायक थे वो पहुंच नहीं पाए। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा 99 शायद पार कर पाता, 100 का आंकड़ा पार कर पाता, वो नहीं कर पाया। वहीं अगर हम देखें तो ये सारा सरकार तो स्थापित हो गया, स्टैंप लग चुका है, सील लग चुका है कि महाराष्ट्र में नया सरकार मिल गया है, एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल गया है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, वो लगातार लगी हुई है कोशिश में, एक तो अपनी आइडेंटिटी के लिए और साथ ही लीगल तरीके में जाने के लिए कोर्ट के दरवाजे वो खटखटाने में लगातार लगे हुए हैं। आज भी हमने देखा कि उन्होंने कल के स्पीकर के इलेक्शन को लेके और साथ ही ये बहुमत इतनी जल्दी साबित करने की क्या जरूरत थी, इस बात को लेके फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उन्हें निराशा हाथ लगी और साथ ही उन्हें ये जवाब मिला कि 11 तारीख को ही सारे सुनवाई एक साथ किए जाएंगे। तो अब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसके लिए एक निर्णायक मोड़ हम कह सकते हैं कि 11 तारीख की जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में उस दिन देखा जा सकता है। श्यामा, जो नंबर की आपने बात की 164 के मुकाबले महाविकास आघाड़ी की तरफ से 99 वोट पड़े हैं। कल हालांकि 107 वोट पड़े थे, तो 8 वोट तो ऐसे ही कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या इसकी वजह यही है कि जो आपने कहा कि लोग पहुंच नहीं पाए, गैर जिम्मेदार तरीके से महाविकास आघाड़ी के विधायक पहुंच नहीं पाए, दरवाजा बंद हो गया, यही वजह है क्या? या कुछ विधायक इधर उधर हो रहे हैं, जैसे शिवसेना के एक विधायक ने पाला बदल लिया है उद्धव ठाकरे गुट के विधायक ने? देखिए, यहाँ पर बहुत अहम बात यहाँ पर यह है कि कल तक जो हमने 164 जो वोट्स पड़े थे स्पीकर के लिए, वो उसमें से एक राहुल नार्वेकर का भी था, लेकिन आज वो स्पीकर को वोट नहीं पड़ सकता था। लेकिन वहीं जो उद्धव सेना में से एक विधायक हैं वो उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया और वो शिंदे सरकार की तरफ आ गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर वोट बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हुआ। 8 जो वोट कम हुए हैं वो 8 विधायक बाहर ही थे उसमें। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते या इस बात पर अटकलें लगी सकती हैं कि क्यों आप लेट पहुंचते हैं, क्यों आपके 8 विधायक लेट पहुंचते हैं। और जबकि आपको कहा गया है कि आपकी जो वोट काउंटिंग होगा, हेड काउंटिंग होगा, तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट प्रेपरेशन के लिए दिया जाता है। तो ऐसे समय में जब आप इतने लंबे समय से विधानसभा के कार्यकाल में लगे हुए हैं, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे समय में आप क्यों नहीं समय पे पहुंच पाते हैं, जब आपको सेव करना था एक तरीके से, फेस सेविंग सिचुएशन यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऐसे समय में 8 विधायक जो है वो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि 3 जो थे, जो कल भी उन्होंने एब्सटेन किया था, सपा के 2 और एमआईएम के 1, वो उन्होंने आज भी अपने आप को एब्सटेन किया कि वो नहीं वोट करेंगे। और साथ ही इसके बाद में जब कल इलेक्शन हुआ था उसके बाद में सपा वालों ने आके एक बयान भी दिया था कि जिस रीजन के लिए वो साथ आए थे एमवीए के, वो अब रीजन पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। साथ ही इसमें ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है जो जाते जाते उद्धव सरकार ने संभाजी नगर किया, औरंगाबाद का नाम, उससे भी वो काफी नाराज थे सपा के जो विधायक हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जिन्होंने कल एब्सटेन किया उन्होंने आज भी एब्सटेन किया, लेकिन 100 नंबर कहीं बढ़ सकता था एमवीए का, जो आज नहीं बढ़ा। जी, 100 से नीचे रह गए। और श्वेता शालिनी जी जो बीजेपी प्रवक्ता है मुस्कुरा रही हैं। आज देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते हुए नजर आए। श्वेता जी, क्या देवेंद्र फडणवीस जी की कोई नाराजगी थी जो अब दूर हो गई? श्वेता जी, ऐसा है कि आज पूरा महाराष्ट्र मुस्कुरा रहा है मेरे और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। जी, पहली घटनाक्रम ये है कि देखिए, महाविकास आघाड़ी इतने दिन तक 99 के फेर पे टिका हुआ था, आज भी वो 99 के फेर पे ही जाके टिक गया। दूसरी बात ये है कि आप देखें, आपने तो नाम संभाजी नगर बदल दिया। खैर, अब वो लंबी कहानी है कि उनकी मंशा तो कभी थी नहीं, इसीलिए अंत तक कैबिनेट का इंतजार किया और एक इलीगल कैबिनेट में बदल दिया। फिर भी जो आपके मित्रगण थे कांग्रेस, उस समय तो वो उठ के गए नहीं, लेकिन आज उन्होंने आपका समर्थन नहीं दिया। यही बात हम इतने सालों से कह रहे थे, 2-2.5 साल से, कि इनके अंदरूनी इतने मसले हैं, इतने फूट है कि ये लोग एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते हैं। और आज जब मौका था कि ये अपनी कम से कम कुछ संख्या बल दिखा सकते हैं, तब भी वो नहीं दिखा पाए। जी, बात जहां तक फ्लोर टेस्ट की थी, ये बात तय थी जिस समय हम देखिए 2-2.5 सालों से ये लोग स्पीकर इलेक्शन तक नहीं कर पाए थे। और इसीलिए आज हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो ये ईडी कह रहे थे, वो ईडी एक्चुअली एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है।
ये जो जीत हुई है, ये लोकतंत्र की जीत हुई है। ये जो जीत हुई है, ये इस हिंदुत्व की जीत है। ये उन साधुओं के लिए है जिनकी निर्भीक तरीके से हत्या कर दी गई थी और आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो आज जिसको न्याय मिला है, जो सत्ता बैठी है, वो सत्ता महाराष्ट्र के लोगों ने जिसको एक्चुअल मतदान दिया था। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि हम असली शिवसेना के साथ बैठे हैं। हम शिवसेना के साथ थे, लड़ने गए थे, मतदाताओं से मत मांगने गए थे। आज भी जब हम सरकार बना के बैठे हैं तो हम शिवसेना के साथ ही बैठे हैं। और शिवसेना बाला साहेब की एक सच्चे सैनिक को आज मुख्यमंत्री के पद पर देखकर हमें और हर महाराष्ट्रियन को बहुत ज्यादा खुशी है। श्वेता जी, आपने ईडी का एक नया विश्लेषण कर दिया, एकनाथ और देवेंद्र कह करके। चलिए, अभी एकनाथ और देवेंद्र जी की सरकार है। हमने शिवसेना के संजय गुप्ता जी को भी बुलाया था इस बातचीत में, लेकिन वो अभी तक शामिल हो नहीं पाए। उम्मीद है कि वो शामिल होंगे तो आपका जवाब देंगे। लेकिन इस बीच में आपने गलत शिवसेना को बुला लिया होगा। आपने असली शिवसेना बुलाई होते तो वो पक्का आते। दूसरे पक्ष की शिवसेना, क्योंकि एक तो आपके पक्ष में चली गई, इसीलिए। चलिए, फिलहाल आपसे एक सवाल ये कि हमने देखा कि जो अमरावती की घटना थी, उसमें सरकार बदलने के बाद अब उसमें जांच जो है, वो जांच की कार्रवाई जारी है। आपसे एक सवाल यह बनता है कि क्या जिन मुद्दों पर की पिछली सरकार ने जांच नहीं कराई थी, जैसे पालघर जैसी घटना जो थी, क्या लोग ये उम्मीद करें कि आपकी जो नई सरकार है वो उन मुद्दों पर भी जांच कराएगी और सही जांच कराएगी? श्वेता जी, देखिए, हमारा दो मुद्दा है जिसके कारण हम इस सरकार में जल्द से जल्द वापस लौटना चाहते थे। देखिए, सत्ता हमारे लिए कभी जरूरी नहीं थी, लेकिन दो मुद्दे जो बहुत खास जरूरी थे। पहला मुद्दा ये कि जितने भी ग्रोथ के काम, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, चाहे आप मेट्रो देख लें, चाहे आप बुलेट ट्रेन देख लें, चाहे आप कोई भी प्रकल्प ऐसा देख लें, चाहे वो जलयुक्त शिवार जैसा काम हो या वाटर ग्रिड, मराठवाड़ा में आता हुआ वाटर ग्रिड हो, या फिर समृद्धि का महामार्ग हो, जो कि बहुत ही बड़ा एक नेशनल प्रोजेक्ट, स्टेट प्रोजेक्ट बन सकता था। ये सारे में कहीं ना कहीं रोड़े डाले गए थे और इसीलिए बहुत जरूरी था कि हम एफडीआई, हमारे समय पे, हमारे 5 सालों में एफडीआई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जरूरी था कि हम जिस ट्रैक पर महाराष्ट्र को लाना चाहते थे, जो अधूरे प्रोजेक्ट रह गए थे, जिस ग्रोथ का सपना, जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना महाराष्ट्र देख रहा था, उस रास्ते पर हम दोबारा सरकार को चलाने योग्य बनाए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण ये था कि आप यदि देखते तो 2.5 साल है, रोड़े तो डाले ही, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया और अन्याय किया। एक सीधी सादी लड़की को, एक औरत को हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण आप जेल में बंद कर देते हैं। आप एक महिला को एक ट्वीट के कारण 1 महीना जेल के अंदर रखते हैं। अनेकों लोगों पे ऐसी कार्रवाई करते हैं जब वो कुछ ना कुछ आपके अन्याय के बारे में अगर फेसबुक पे लिखते हैं तो आप मंदिरालय खोल देते हैं, लेकिन मंदिर खोलने के लिए आपको पूरा यहाँ पर धरना देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमत, टैक्स आप घटाते नहीं, हर पूरे देश में पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है। आपको पूरी जीएसटी सेंटर दे देते हैं, चाहे आपको कोई प्रश्न पूछा जाए आप सेंटर के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो ये वो समय था जब जरूरी था कि हम महाराष्ट्र को सही पटरी पर लाएं। श्वेता जी, लौटता हूं आपके पास। आपकी बहुत सारी चीजों का जवाब शिवसेना के या एमवीए की तरफ से कोई जुड़ते तो जरूर देते, लेकिन फिलहाल हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जब विधानसभा में शिवसेना पिछड़ती हुई नजर आई थी तो संजय राउत के बयानों ने यह साफ कर दिया था कि अब शिवसेना जो है वो सड़क और अदालत 2 जगह पर लड़ाई लड़ेगी। अब ऐसा लगता है कि सड़क की लड़ाई में भी शिवसेना पिछड़ती हुई नजर आ रही है और अदालत का ही सहारा है, जिसका जिक्र श्यामा कर रही थी कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन राहत मिली नहीं। कहा वेट टिल 11 जुलाई, 11 जुलाई तक प्रतीक्षा करो। शिवसेना उद्धव ठाकरे की अब आगे की रणनीति क्या होगी विनोद जी? लाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, विधानसभा में आप अब फुल टाइम के स्पीकर हैं, जो काफ़ी आप समझ सकते हैं कि 2021 से पहले विधानसभा में, उसके बाद स्पीकर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर से विधानसभा चल रही थी जी। आज वहाँ फुल टाइम स्पीकर हैं। आप देख सकते हैं कि सदन ने उनको बहुमत से चुना है, जिनको 164 वोट मिले हैं।
तो अब तो ये भी कोई सवाल नहीं हो सकता है इसमें, जो सदन के अंदर की कार्रवाई है वो सदन की होती है, उसमें बहुत ज्यादा कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जी। और सदन में अगर ये बहुमत से स्पीकर के चुनाव हुआ है और स्पीकर ने ये डिसीजन लिया है, तो अभी आप कह सकते हैं कि सदन के बाहर भी किसी न्यायालय के पटल पे भी शायद वो मान्य होगा, जैसा कि अभी तक ये परंपरा रही है। रहा सवाल दूसरी बात कि संजय राउत जो कह रहे हैं, संजय राउत जो कह रहे हैं उनके पीछे उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि संजय राउत शरद पवार की बात को दोहरा रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी का जो अस्तित्व है कम से कम वो बना रहे। आज आप देख सकते हैं कि आनंद फानम में जब अजीत पवार को वहां अपोजिशन का लीडर बनाया जाता है, तो उनकी एक कोशिश थी कि इससे एक मैसेज जाएगा और कम से कम यहाँ जो है विपक्षी एकता कम से कम ये सरकार के बहुमत के सामने में एक सवाल खड़ा करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के भी विधायक नदारद रहे, तो कई और जो उनके अघाड़ी ग्रुप के जो पहले से भी गुट है वो भी वहां से नदारद रहे। तो आप देख सकते हैं कि आप जहां 107 वोट कल स्पीकर के अगेंस्ट में पड़े थे, उनके स्पीकर के लिए पड़े थे, तो आज जब ये होना था, सरकार के जब अग्नि परीक्षा थी उस तरह से आप कह सकते हैं, तो वहां पे 99 ही वोट पड़े, तो बाकी विधायक उनके कहां गायब हो गए। तो इसीलिए सदन में अगर देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जिन्होंने भी हमारी मदद की है, हम उनके लिए एक शुभकामना है, हम उनको थैंक्स करते हैं, तो डेफिनेटली ये बात थी कि सिद्धे को आने से अपोजिशन में भी कई लोग हैं जो इस बात से खुश हैं कि ये सरकार को जाना चाहिए था। मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन इससे पहले श्यामा का एक बार रुख करता हूं। श्यामा, जो एक बात कही जा रही है कि अब जबकि इधर एक तरफ शिंदे सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, दूसरी तरफ जो एमवीए के घटक दल हैं उनको विधायकों की टूट का खतरा है। मुंबई में कुछ हलचल इस तरह की दिखाई पड़ती है क्या कि वो लोग अपने विधायकों को बचाने की कोशिश अब कर रहे हैं? देखिए, जो फूट की एक तरीके से संभावना है वो फिलहाल एक सबसे बड़ा खतरा था, तो वो आज के दिन का था कि कौन किसकी तरफ से वोटिंग करता है। हेड काउंटिंग में ये बात साफ हो गई है, लेकिन अगर अब सरकार स्थिर है, सरकार स्टेबल हो चुकी है, जो जरूरी नंबर था वो मिल चुका है। अब अगर किसी को अपना एक तरीके से पक्ष बदलना है तो वो होते रहेगा। और हमने ये भी देखा कि जो उद्धव सेना के समय में जब सारा उठल एक तरीके से यहाँ के सारे पक्ष वाले लोग वहां चले गए, तो वो बहुत क्विकली हुआ। ऐसे समय में अगर हमने पहले भी देखा है कि पक्ष जरूर बदला जाता है और उस डर की वजह से लोगों को होटल में रखा जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग सारे ही विधायक यहाँ पर अवेलेबल हैं और थोड़े ही समय में हम कह सकते हैं कि जब सत्र संपन्न हो जाएगा तो लोग अपने घरों की तरफ, विधायक जो है अपने घरों की तरफ, गाँव जो जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आ रहे हैं वो रवाना हो जाएंगे। ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस एक अपनी तरफ से बैठक लेने वाली थी, एक तरीके से प्रेस वार्ता लेने वाली थी, जो कहा जा रहा है कि कैंसिल किया जा रहा है, लेकिन अपनी तरफ से जोर जरूर लगाएंगे हर वो पार्टी जो अपने विधायकों को, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। लेकिन जिस सबसे जो एक तरीके से जो कंक्लूजन ये है कि सबसे बड़ा खतरा था वो अभी का समय था जब फ्लोर टेस्ट होना था, वो हो चुका है। उसमें कोई यहाँ से वहां कोई नया जो विधायक है वो नहीं आया है, एक्सेप्ट जो उद्धव सेना के संजय बांगर थे, वो बस यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है श्यामा, उद्धव सेना कह करके, तो हम जरा शिवसेना को शिंदे सेना और उद्धव सेना कह करके अब बुलाएंगे। तो क्या श्वेता जी, आपको क्या उद्धव सेना के कुछ और लोग चाहिए या 164 काफी है, क्योंकि उधर टूट का खतरा सता रहा है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपने श्यामा जी से जब प्रश्न किया तो मैं बीच में बोलना चाह रही थी, लेकिन मैंने इंतजार किया। अभी तक आप लोग संजय राउत जी की बात को इतना सीरियसली लेते हैं क्या? क्योंकि अब मुझे लगता है कि कोई भी संजय राउत जी की बात को सीरियसली नहीं लेता है। अब सबको पता चल गया है कि आज उद्धव जी की दशा और दिशा इसीलिए है क्योंकि उनके सलाहकार ही गलत थे, और उनके सलाहकार कौन थे ये हम सब जानते हैं। बाकी बचा आपके सवाल, हम तो जो हमारे साथ हैं उनको शिवसेना बुलाते हैं। अब आप दूसरे फैक्शन को जो बुलाना है वो बुला सकते हैं। हमें ये पता है कि हमारी शिवसेना के साथ जो भी व्यक्ति बाला साहेब के विचारधारा से सहमति रखता है, जो बाला साहेब को मानता है, वो या तो आ जाएगा या फिर कल आएगा जी। क्योंकि बाला साहेब के बिना शिवसेना नहीं है और शिवसेना बाला साहब के बिना नहीं। तो इन एनी केस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, साथ रहे हैं, विचारधारा के बिना पक्ष का होना कोई मतलब नहीं है। मैं एक ऐसे पक्ष से हूं
जो विचारधारा को मानती है, और मुझे लगता है आज हिंदुत्व की जीत हुई है और इसीलिए बहुत जल्द आप देखेंगे दोनों पक्ष शिवसेना पूरी हो जाएगी। दोनों पक्ष बाला साहब के लेगेसी का दावा कर रहे हैं विनोद जी, लेकिन जो हमारी संवाददाता ने उद्धव सेना कहा है, क्या उद्धव सेना एनसीपी और कांग्रेस को जो टूट का खतरा है उसी के चलते ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के तहत शरद पवार और संजय राउत इस तरह का बयान दे रहे हैं क्या कि नई सरकार अस्थिर है, ये नहीं चल पाएगी? लाल जी, आपके सवाल में मैं इसको 2 पॉइंट में बताता हूं। एक तो अभी आदित्य ठाकरे ने जो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बात कही है, उन्होंने कही है कि ये विधायक जाएंगे कहाँ। अभी तक का पहले सूरत में थे, तब वो गुवाहाटी आए और फिर जो है गोवा पहुंचे और अभी भी वो होटल में है। तो वो कह रहे हैं कि जब वो जनता के बीच जाएंगे, जब वो अपने कंस्टिट्यूएंसी जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, तब वो समझेंगे कि लोगों ने उनको किस तरह से वेलकम किया है और किस तरह से उनको इस बात के लिए उन पे रिएक्ट किया है। तो इसका मतलब है वो अभी भी ये जानते हैं कि वो उन पे एक दबाव है। वो एक तरह से जो शिवसेना की अपनी राजनीति रही है उस राजनीति का ही हिस्सा मानते हैं कि वो शायद वो डर से या उनको एक तरह से दबाव पड़ेगा और कुछ वो दूसरा निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा होते नहीं दिखता है। दूसरा, अपने जो उसके सवाल में मैं कह रहा हूं कि जब जो बात के लिए अभी भी शिवसेना के दूसरे ग्रुप उद्धव ग्रुप कह रहे हैं कि हमें उस पे अभी भी हमने नोटिस दिया हुआ है और नोटिस अभी तक हमारा कायम है, जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब शिवसेना के जो एक शिंदे ग्रुप जो है उसने भी कल जो है उसी तरह से वोटिंग के लिए उन्होंने व्हिप जारी किया था और उनका व्हिप जारी करना लीगली, जब वो असेंबली के अंदर से व्हिप जारी होता है तो उसको एक व्हिप माना जाता है, जबकि असेंबली के बाहर अगर किसी भी मीटिंग के लिए, पार्टी मीटिंग के लिए व्हिप देना का कोई ऐसा लीगल पॉइंट नहीं बनता है। तो अब अगर किनका व्हिप चलेगा ये बात भी शायद हो सकता है कि कोर्ट में आए, लेकिन इसमें बात तो तय है कि कोई भी टेस्ट जो सदन का है वो फ्लोर से होगा और फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे पास हो गए हैं तो शायद उनको लेके अब कोई कोर्ट में इफ एंड बट की कोई संभावना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यह फिलहाल कहा जा सकता है कि राजनीतिक लड़ाई में उद्धव सेना पिछड़ गई है और अब जो न्यायिक लड़ाई, अदालती लड़ाई है उसमें भी उनको राहत नहीं मिल रही है। लेकिन जवाब देते अगर शिवसेना के प्रवक्ता जुड़ते, हमने संजय गुप्ता जी को बुलाया भी था, उन्होंने बोला भी था कि वो जुड़ेंगे, लेकिन जुड़े नहीं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जब हम इस पर बहस करेंगे तो जुड़ेंगे जरूर। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी और श्वेता, शालिनी जी और श्यामा, आपका भी जोड़ने के लिए। और आप बिल्कुल उद्धव सेना और शिंदे सेना दोनों पर नजर रखिएगा और हमें अपडेट करते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो ये चर्चा थी कि महाराष्ट्र में नई सरकार को बहुमत हासिल हो गया। हालांकि जो अदालती लड़ाई है वो अभी बाकी है, देखना है उसमें क्या कुछ आना है। 11 जुलाई का इंतजार उसके लिए करना होगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे चर्चा आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। आप देखते रहिए इस वक्त।